सो द फोर्थ इज द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जो कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। तो उसके इसमें से हम लोग जैसे फॉसिल्स है, फॉसिल्स को देख के हम लोग ने ये डिटरमाइन किया कि हमारे एंसिस्टर्स जो थे वो कितने साल पहले थे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रॉस ईयर्स पहले से। मुझे कैसे समझा या फिर वो जो भी साइंटिस्ट उनको कैसे समझा कि इतने करोड़ पहले डायनासोर्स थे या भी जो भी एनिमल्स थे वो इतने करोड़ ईयर पहले थे, उनको कैसे आइडेंटिफाई हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से हम लोग को ये समझता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले, नॉट ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स के फॉसिल्स हो गए, सबके फॉसिल्स को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितने साल पहले प्रेजेंट है। जैसे कि अभी इधर लिखा है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो। जैसे वोल्केनो होता है, अर्थक्वेक होती है, तो उधर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो उनकी बॉडी को, उनका जो भी फॉसिल्स है उसको देख के हमको समझ जाएगा कि कितने साल पहले वोल्केनो आया था या फिर कितने दिन पहले। तो ये हम लोग को कैसे समझता है, तो ये उनके फॉसिल से समझता है, उनके फॉसिल्स का स्टडी करने से हम लोग को समझता है। अभी फॉसिल्स का स्टडी में बोल रही हूँ, बट फॉसिल्स के स्टडी में क्या स्टडी करना रहता है, तो हमारे जो भी हमारी बॉडी है उसमें कार्बन कार्बन सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो दो टाइप के कार्बन रहते हैं, C14 और C12। ठीक है, तो जो भी डिके, मतलब जो भी फॉसिल्स है, जो भी अगर ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी है, ठीक है, वो डिके हो जाती है, मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं। तो वो डिके होने के बाद उसमें C14 जो कार्बन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो ये जो अभी जब ऑर्गेनिज्म लिविंग रहता है तो उसमें C12 रहता है। ठीक है, मर जाने के बाद उसके बॉडी में C14 बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जो C14 और C12 है उनका रेशियो निकाला जाता है, और वो रेशियो हम लोग को बताता है कि ये कितने साल पहले ये ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ था। ठीक है, समझा मैंने क्या बोला? जब सी भी ट्वेल्व लिविंग और रहते हैं C14, हाँ बोलो। C12 और C14 में डिफरेंस क्या है? हाँ, C12 और C14 में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो C12 है, हाँ ये जो C12 है, अभी जैसे तुम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा कि कार्बन का वैलेंसी और उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये जो भी C12 रहता है तो उसमें 12 एटम, मतलब 12 एटॉमिक नंबर उसका रहता है। और 14 में वो रेडियो एक्टिव रहता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है कि कोई भी, मतलब उसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो ज्यादा एक्टिवली प्रोड्यूस होते हैं, और C12 में वो कम प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं है। नॉन रेडियो एक्टिव मतलब उसमें रेडियो एक्टिविटी कम रहती है, और C14 में रेडियो एक्टिविटी ज्यादा रहती है। समझ है? हेलो, हेलो। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो ये जो C14 और C12 है उसका रेशियो हम लोग निकालते हैं, और वो रेशियो हम लोग को बताता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले मर गया था, या फिर उसका कितने, मतलब उसका फॉसिल्स कितना पुराना है। ठीक है, the time passed since the death of animals or plant can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and ratio of C12 and C14, जो मैंने अभी बताया। ये जो मेथड है उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। अभी कभी भी तुम लोग को किधर, जैसे अभी CID में बताते हैं कि ये इतने साल पहले मर गया था, देखा रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है जो हम लोग फॉसिल्स को देख के डिटरमाइन करते हैं उसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। और ये मोस्टली पैलेंटोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी, मतलब जो भी एनिमल्स का और एज हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ये कि पर्टिकुलर जो फॉसिल है, जो भी हम लोग को बोन्स मिलते हैं, तो ये बोन्स का, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म का बोन मिलता है तो वो ऑर्गेनिज्म का एज कितना था मरते टाइम, वो भी हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से। ठीक है, जैसे अभी डायनासोर्स का अभी भी हम लोग को बोन्स मिलते हैं साइंटिस्ट को, तो ये कितने साल पहले वाला, उसका एज क्या है वो डायनासोर्स का, वो कितने साल पहले प्रेजेंट था, तो ये हम लोग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से देख सकते हैं। मैम, ये सब, हाँ बोलो। डायनासोर्स के फॉसिल स्टडी। हाँ, सो द नेक्स्ट इज द कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक उसके नाम से ही समझ जाए, मतलब क्या कि कोई भी स्पीशीज है तो वो कौन से दो स्पीशीज में से कनेक्टिंग लिंक है। मतलब क्या कि अगर जैसे फिश हो गई और बर्ड हो गया, तो दोनों का मिला के कोई तो एक स्पीशीज हम लोग को दिखेगा जो कि जिसमें फिश के भी कैरेक्टर्स है और बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स है। तो हम लोग को क्या समझता है कि ये जो अभी जैसे कोई एग्जाम्पल, सपोज क्रो, तो ये उसका जो विंग्स है और उसका उसका जो टीथ क्या बोलते हैं, उसका ये चोंच जैसा स्ट्रक्चर है,
उससे हम लोग को समझ जाएगा कि वो कौन से इसका कनेक्टिंग लिंक है। जैसे कि अभी हाँ, ये देखो अभी ये जो है पेरिपेटस, ये इसमें जो कैरेक्टर्स है वो एनिलिडा का भी है और ऑर्थोपोडा का भी है। मतलब क्या कि ये जो पेरिपेटस है वो क्राउल भी करता है और आर्थ्रोपोडा जैसा वो इसमें भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। तो हम लोग को क्या उससे समझता है कि ये जो पेरिपेटस है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कॉम्बिनेशन है। मतलब जब भी इवोल्यूशन होता रहेगा तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक ये पेरिपेटस में आ गए थे। अभी ये जैसे इधर ये साइड में दिख रहा है डकबाइल प्लेटस, तो ये जो डकबाइल प्लेटस है उसमें देखो उसका जो माउथ वाला जो स्ट्रक्चर है वो बर्ड जैसा है, बट वो एग ले करता है। एग ले करने का कैरेक्टरिस्टिक भी है उसमें, और उसमें मैमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब क्या इसमें बहुत सारे जैसे मैमल्स हो गए, फिर एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है। समझ है? मतलब इन शॉर्ट ये क्या है कि कनेक्टिंग लिंक है दो स्पीशीज में से, जैसे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस हो गया वैसे। मैम पेरिपेटस को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? पेरिपेटस को मतलब वर्म ही एक पर्टिकुलर टाइप का, मुझे पता नहीं एक्चुअली हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बट वर्म ही मुझे पता है इतना। नहीं मैं सर्च करके बता दूंगी, ठीक है? मुझे पता नहीं है पेरिपेटस को क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। हाँ, तो कनेक्टिंग लिंक बेसिकली क्या है, जैसे कि सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय व्हिच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे मैंने अभी बताया कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, जो पेरिपेटस है वो एनिलिडा के जैसा भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है और आर्थ्रोपोडा जैसा भी है। तो ये क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप्स का कनेक्टिंग लिंक है वो। इन पेरिपेटिक कैरेक्टर जैसे सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी मतलब क्या, उसका बॉडी जो है वो सेगमेंट सेगमेंट से बना हुआ है। जैसे अर्थवर्म हो गए, उसके बॉडी पे कैसे सेगमेंट सेगमेंट समझते हैं ना, जैसे अगर कोई तो एक है तो उसके ऊपर ये सेगमेंटेशन है ऐसे। अभी तुम लोग ने इसको देखा रहेगा अर्थवर्म को, तो उसके बॉडी पे भी क्या सेगमेंट्स है। ठीक है, तो सेगमेंटेड बॉडी हो गया। थिन क्यूटिकल मतलब उसका आउटर जो स्ट्रक्चर है वो क्यूटिकल से बना है, बट ये क्यूटिकल कैसे एकदम थिन थिन लेयर का है। और पैरापोडा लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, पैरापोडा मतलब उसको चलने के लिए उसके जो लेग्स है वो आर्थ्रोपोडा जैसा है, पैरापोडियल स्ट्रक्चर है उसका बॉडी का। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जैसे सेगमेंटेड बॉडी हो गया जो कि एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक है, और पैरापोडिया जो कि आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस। ठीक है, सिमिलरली दीज एनिमल्स शो ट्रकियल रेस्पिरेशन। ट्रकियल रेस्पिरेशन क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेशन करते हैं वो ट्रकिया से रेस्पिरेशन करते हैं, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अभी ह्यूमंस का जो रहता है वो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बेसिकली कि उनको सिर्फ एक ही आर्टरी और एक ही वेंस रहती है। हम लोग को कैसे चार चार लोब है ना हार्ट के हमारे, उनके सिर्फ एक ही रहता है, एक ही रहता है। मतलब उसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो लोब से ही उनका हार्ट बनता है। ठीक है, सो दिस इंडिकेट पेरिपेटस इज द लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। मतलब ये समझा लिंक क्या है, सेगमेंटेड बॉडी है तो एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक है, पैरापोडिया है तो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है, बट पेरिपेटस में ये दोनों भी है, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, एनिलेडा और पैरापोडा मतलब? हाँ एनिलिडा क्या होता है, एनिलिडा मतलब ये तुम्हारे अर्थवर्म, अर्थवर्म ये एनिलिडा की, तुम लोग को किंगडम एनिमिलिया था ना, मैंने ही पढ़ाया था ना। तो ये जो डक बाइल प्लेटियस है वो एग ले करता है रेप्टाइल के जैसा, जो कि रेप्टाइल से एग ले करते हैं। मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैमल्स क्या है बेसिकली, मैमल्स होते हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस आर दी मैमल्स। फिर बैट जो कि मैमल है क्योंकि उनको मैमरी ग्लैंड्स है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक मैमरी ग्लैंड्स है। तो मैमल्स को मैमरी ग्लैंड्स रहते हैं, और रेप्टाइल्स के भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें एक कैरेक्टर एग ले करने का है। ठीक है, तो ये जो डक बाइल प्लेटस है ये क्या है, एग भी ले करता है, एग देता है, अंडे देता है, और मैमल्स के जैसे मेमोरी ग्लैंड भी प्रोड्यूस करता है, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो ये लंग फिश ये जो फिश है वो क्या करती है, रेस्पिरेशन भी करती है, बट लंग से रेस्पिरेशन करती है। क्योंकि अभी लास्ट में हम लोगों ने प्लेटियस देखा था, वो किससे रेस्पिरेशन करता था, ट्रकिया से, बट ये जो है वो लंग से रेस्पिरेशन करती है। तो ये किसके कौन से दो ऑर्गेनिज्म की कनेक्टिंग लिंक हो गई कि ये मैमल्स से भी इवॉल्व हुई है, रेप्टाइल से भी इवॉल्व हुई है, और एम्फीबियन से भी इवॉल्व हुई है। क्योंकि इसमें मैमल जैसे मेमोरी ग्लैंड्स है, रेप्टाइल जैसे वो एग ले करती है, और एम्फीबिया जैसे
लंग से रेस्पिरेशन करती है। मैमल्स भी लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, बट एम्फीबियंस भी करते हैं। इसीलिए ये तीन स्पीशीज का ये कनेक्टिंग लिंक है, मैमल्स का, रेप्टाइल्स का और एम्फीबिया का। समझा कि डक बाइल प्लेटियस है ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये देखो एक देती है, अंडे देती है, इसीलिए वो रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। मैमल्स है क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और क्या उसका लंग से रेस्पिरेशन करती है। इसीलिए ये तीन ऑर्गेनिज्म का कनेक्टिंग लिंक है। बट जो पेरिपेटस हम लोगों ने देखा था वॉकिंग वर्म, वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एनिलिडा जैसे सेगमेंट्स है उसके बॉडी में, और आर्थ्रोपोडा जैसे वो मूवमेंट, उसको आर्थ्रोपोडा जैसे लेग्स है, पैरापोडिया। तो इसलिए ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का कॉम्बिनेशन है। समझ। डार्विन ने क्या किया कि जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है अभी अर्थ पे, तो हर एक एनिमल्स के उसने, हर एक स्पेसिमन से उसने कुछ तो उनका जीन्स हो गया, या फिर स्पेसिमन को, खुद को एक स्पेसिमन पूरा उठा के लेके आया और उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से उसने क्या किया कुंजल, ऑब्जर्वेशन करके उसने एक बुक पे उसका जो भी ऑब्जर्वेशन, उसने जो भी ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्वेशन उसने एक बुक पे बुक बनाई वो ऑब्जर्वेशन की। और वो बुक का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक है जो कि चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ये बुक में उसने क्या लिखा है, उसने खुद के ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। कौन से ऑब्जर्वेशन, तो उसने बहुत सारे एनिमल्स के, अर्थ पे जितने एनिमल्स है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और भी जो भी एनिमल्स होंगे, उनके स्पीशीमंस को आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया, और उससे उसको जो भी कंक्लूजन उसको मिला उसने वो बुक में लिखा, और वो बुक उसने पब्लिश की जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बुक का नाम याद रखना, बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अभी वो बुक में उसने क्या, मैंने बोला कि उसने कंक्लूजन निकाला, तो उसने क्या कंक्लूड किया था, Darwin says that all organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. However, besides this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. Sustaining and selecting organisms can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters. अभी इसका मीनिंग क्या है, डार्विन ने जो कंक्लूजन निकालते उसका कंक्लूजन क्या था कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमें तो पता है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। ठीक है, और ये कंपटीशन में क्यों compete कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एरिया में कोई सपोज एक ट्री है, तो एक ही ट्री है वो एरिया में, तो दो ऑर्गेनिजम्स है, उनको वो ट्री खानी है, बट दोनों तो एक साथ मिलके नहीं खा सकते, क्योंकि दोनों को खुद का फैमिली भी है, तो उनको वो ट्री का पार्ट लेके जाना है। तो वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे, झगड़ेंगे, और झगड़ने के बाद कौन जीतेगा, जिसके पास कैपेसिटी है जीतने की। मतलब क्या, उसके जैसे अभी चीता हो गया और लायन हो गया, तो ये चीता और लायन में कौन, चीता हो गया या फिर चीता और रैबिट, अभी चीता और रैबिट है, तो उनमें दोनों में फाइट हो गया, तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा, चीता। क्यों, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है जीतने की, मतलब उसका पावर है उसके पास। रैबिट तो चीता से नहीं जीत सकता ऑब्वियसली, क्योंकि बस उसके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको वो फूड चाहिए। तो ये मोस्टली कंपटीशन क्यों होता है, फूड के लिए हो सकता है, लैंड के लिए हो सकता है, कोई भी रीजन के लिए। ठीक है, तो however beside this natural selection, ये एक एग्जांपल हो गया, मैंने कंपटीशन का बताया था। उसके बाद नेचर खुद भी सिलेक्ट करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहने वाले हैं। जैसे डायनासोर्स थे, अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचर सिलेक्शन में नेचर ने डायनासोर्स को पेरिश कर दिया, उसको निकाल दिया, क्योंकि दे आर नॉट कैपेबल टू लिव ऑन दिस अर्थ। ठीक है, इसलिए नेचर खुद भी सिलेक्ट करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहने चाहिए, और जो भी ऑर्गेनिज्म नेचर ने सिलेक्ट किए वो फिर रिप्रोडक्शन करके खुद की स्पीशीज आगे बढ़ाती है। तो चार्ल्स डार्विन के थ्योरी समझा, थ्योरी क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो कोई भी चीज के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, और ये कंपटीशन में कौन जी सकता है, जिसके बॉडी में, जिसके पास पावर है, और उसने उसके बॉडी में पावर होने के लिए मॉडिफिकेशंस हुए हैं, वही ये कंपटीशन जीत सकता है, जैसे चीता और रैबिट का बताया था। सो बिसाइड दिस, नेचर खुद भी सिलेक्ट करता है कि कौन अर्थ पे रहने चाहिए। जैसे डायनासोर्स को अर्थ नेचर ने
पेरिश कर दिया, और जो बच जाते हैं ऑर्गेनिज्म अर्थ पे जो जिंदा रहते हैं वो बाद में फर्दर रिप्रोडक्शन करके खुद के स्पीशीज बनाते हैं। बहुत इजी थियरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। जैसे हम लोगों ने देखा था अपेंडिक्स हो गया, इसके बारे में तो डार्विन ने कुछ बोला ही नहीं। या फिर विजडम टीथ जो कि वेस्टिजियस ऑर्गन्स है, जो कि हमारे बॉडी में यूजलेस है पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में यूजफुल है, इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं है डार्विन ने। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस जैसे कि जो भी स्लोली जो चेंजेस होते जा रहे हैं, जैसे टेल मंकीज को थी बट ह्यूमंस को नहीं है, तो ये जो चेंजेस हो गए उसके बारे में भी कुछ डार्विन ने बताया नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन की वजह से डार्विन थ्योरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुई, बट अभी तक ये थ्योरी को बेस्ट थ्योरी माना जाता है। तो ये 3 ऑब्जेक्शंस याद रखना। नेचर सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर। डार्विन डिड नॉट मेंशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस, एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। ठीक है, समझा लैमार्किज्म थ्योरी। लैमार्किज्म थ्योरी क्या बोलती है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब उसके आउटर स्ट्रक्चर पे चेंजेस होते हैं क्योंकि उसको सर्वाइव करना है इसलिए। ठीक है, जैसे जिराफ का बताया था, जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग नेक टू ग्रैब अ फूड। आयन स्मिथ को बड़े बड़े चीजें तोड़नी पड़ती है, इसलिए उसके जो शोल्डर्स है वो स्ट्रांग हो गए, पहले स्ट्रांग नहीं थे। ऑस्ट्रिच जो इमू के बर्ड्स पहले स्ट्रांग थे बट वो उड़ते नहीं है, इसलिए उनकी जो बर्ड्स के जो विंग्स है वो वीक हो गए। डक और स्वैन पानी में चलते हैं, स्विम करने के बदले चलते हैं, इसीलिए उनके लेग्स बहुत स्ट्रांग है। स्नेक को पहला लेग था बट बाद में चला गया क्योंकि उसका बर्रोइंग हैबिट आ गया। ठीक है, बट ये थियरी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि अगर ये समझा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज जो भी चेंजेस हुए वो उसको फूड के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बट उन्होंने थियरी में ये भी बोला कि जो भी चेंजेस हुए वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हुए, बट नेसेसरी नहीं है कि जो भी चेंजेस हो वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो ही। इसीलिए लैमार्क का थियरी रिजेक्ट। ह्यूमन इवोल्यूशन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने देखा था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से वो ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट होते हैं, एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक सिंगल सेल से कैसे ह्यूमन बन गए, तो ये हम लोग आज के इसमें देंगे। तो लास्ट डायनासोर्स अपीयर, डायनासोर्स लास्ट कब देखे गए थे? 7 करोड़ ईयर पहले हम लोगों ने देखा नहीं, मतलब फॉसिल्स से हम लोग के मिले कि डायनासोर 7 करोड़ ईयर पहले थे। At the time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to modern lemurs. उसके बाद डायनासोर चले गए, उसके बाद किसको देखा गया? लेमर्स को देखा गया, जो कि मंकी जैसे दिखते हैं। अभी लेमर्स क्या है? ये लेमर्स मतलब ये वाले, ये ऐसे देखा रहेगा, डिस्कवरी पे दिखाते हैं, ये इसको लेमर्स बोलते हैं। तो डायनासोर चले जाने के बाद लेमर्स देखे गए थे। So tail of these monkey-like animals of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. ये मंकी के जैसे जो एनिमल्स थे जिनको टेल था, इनको 4 करोड़ ईयर पहले देखा गया था। They developed due to enlargement in brain. The hands were also improved, and thus ape-like animals were evolved. मतलब मैं इवोल्यूशन बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ कि पहले मंकी लेमर्स को देखा गया, मतलब पहले मंकी लेमर्स थे, उसके बाद उनका टेल धीरे धीरे जाने लग गया और उनके जो हैंड्स है वो इम्प्रूव होने लग गए। मतलब पहले वो हैंड यूज सिर्फ एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाने के लिए करते थे, और उनके अभी हैंड्स का यूज वो खाने के लिए भी करने लग गए, हाथ में फूड पकड़ने के लिए, तो वो इम्प्रूव हो गए। ठीक है, मीनवाइल उनका जो ब्रेन भी है वो भी डेवलप हो गया। किसका? लेमर्स जो थे उसका इवोल्यूशन हो गया, ब्रेन इवोल्व हो गया, ब्रेन का यूज ज्यादा करने लगे। हैंड का इवोल्यूशन हो गया, हैंड का यूज वो खाने के लिए करने लगे। Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon organtum. अभी ये क्या है? देखो पहले लेमर्स थे, ठीक है, उनका टेल देखो, लेमर्स का टेल दिख रहा है, ये देखो टेल इसका कुछ ज्यादा मतलब थिक है ज्यादा, और उसका ज्यादा यूज वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए करते थे।
आईज देखो, ब्रेन भी छोटा था उसका। फिर लेमस के बाद उसका इवोल्यूशन हो गया और वो हो गया गिबन और ऑर्गेंटम। पहले गिबन बन गया, ये गिबन जिसे वर्ड पे हैज जा रहा है, हैंड का यूज वो फूड खाने के लिए ज्यादा करने लग गया, ब्रेन भी डेवलप होने लग गया। फिर उसका इवोल्यूशन हो गया ऑर्गेंटम में। ऑर्गेंटम मतलब ये ऐसे एनिमल्स जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक ह्यूमन जैसे थोड़े थोड़े दिखने लग गया अभी वो, मतलब उसका ह्यूमन में इवोल्यूशन होने लग गया है, ठीक है। और ये सडनली नहीं हुआ, इसको होने के लिए देखो कितने साल, ये ईयर्स याद रखो कि किसको कितना साल लग गया। सबसे पहले लेमर्स को देखा गया था, उसके बाद ये जो लेमर्स अफ्रीका जैसे एरिया में हम लोग को 4 करोड़ ईयर पहले दिखे थे, 4 करोड़ पहले हम लोग को ये एनिमल्स दिखे गए थे। उसके बाद ये जो एनिमल्स में डेवलप हो गए, उसके हैंड्स और ब्रेन डेवलप हो गया, और जो फिर लास्ट में साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में गिबन और ऑर्गेंटम फॉर्म में दिखे थे, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन, beginning ape-like animals stay in Africa, and from them, gorilla chimpanzee has evolved about 2.5 years ago. 4 करोड़ पहले लेमर्स दिखे थे, उसका कन्वर्जन हो गया था बिटर और ऑर्गेंटम में। फिर वो आ गए चिंपांजी और गोरिल्ला में, जो कि 2.5 करोड़ पहले थे, ठीक है। Evolution of some of the 2 crore year old species of the apes seems to be occurred in different way. They had to use their hand, जैसे मैंने बोला कि ये अभी जो चिंपांजी गोरिल्ला है वो हाथ ज्यादा यूज करने लग गए, लेग चलने के लिए यूज करने लग गए, हाथ से फूड खुद का खाने लग गए, ठीक है। Though they started to live on the land, ये पहले ट्री पे रहते थे, अभी वो लैंड पे रहने चालू कर दिए। एज द फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा रहते थे, स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट में। पहले ये जो मंकीज थे वो फॉरेस्ट पे रहते थे, और धीरे धीरे वो ट्री पे रहना बंद करके लैंड पे रहना चालू कर दिए, ठीक है, जमीन पे रहना चालू कर दिए। और पहले वो जंगल में रहते थे, अभी वो थोड़ा खुले एरिया में ज्यादा रहने लग गए। Their lumbar bone developed in such a way that they started to stand. पहले वो झुक के चलते थे, अभी उनका जो लंबर बोन है वो डेवलप हो गया और वो इरेक्ट पोस्चर मतलब चलने लगे। हाँ, ह्यूमंस के तो चलते हुए उसको इरेक्ट पोस्चर बोलते हैं, स्टैंड होने लग गए इन अ ग्रासलैंड, एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम। इसलिए वो हाथ से अभी जो भी काम है वो सब हाथ से करते थे। पहले वो मंकी जब थे तब वो क्या करते थे, हाथ और लेग सेम काम के लिए यूज करते थे, जैसे फूड से भी वो लेग से भी वो खाते ही थे, हाथ से भी खाते ही थे। बट अभी जो डेवलप्ड हो गया, अभी जो एनिमल डेवलप्ड हो गया है वो 2 पैर पे चलता है और 2 हाथों से सिर्फ खाना खाता है, हाथ 2 हाथों का काम चलने के लिए नहीं करता, ठीक है। उसको इरेक्ट पोस्चर बोलते हैं। This first human-like animal with erect posture, which were using their hands, have evolved about 2 crore year ago. 2 करोड़ पहले देखे गए थे। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल, सबसे पहला ह्यूमन जैसे दिखने वाला कौन सा था? रैमाथिकस। ये नाम याद रखना, रैमाथिकस एक ऐसा सबसे फर्स्ट एनिमल देखा था जो ह्यूमन जैसा दिखता था और ह्यूमन जैसे काम करता था। दिखाता मतलब कार्बन डेटिंग से, वो पीछे गए नहीं थे देखने के लिए। दो मिनट। हाँ, समझा रैमाथिकस क्या है? रैमाथिकस ऐसा एक एनिमल है जो कि सबसे फर्स्ट देखा गया था ह्यूमन, ह्यूमन के जैसे दिखने वाला, उसका नाम रैमाथिकस है। किधर देखा था? ईस्ट अफ्रीका में। थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं समझ आए तो पूछना। रैमाथिकस तक का मतलब फूड फूड ढूंढने के लिए या फिर रहने के लिए सब जगह ये सब ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि ये अभी इंटेलिजेंट हो गए हैं। Evolution of upright man continued in a direction of developing its brain for a period of about 1 lakh years. And meanwhile, it discovered the fire. उसके बाद उसने फायर का डिस्कवरी किया। Brain of 50,000 years old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of class wise man, Homo sapiens. अभी रैमाथिकस से डेवलपमेंट होके Homo sapiens बन गए। Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. जो इंसान ह्यूमन जैसा दिखता है उसका नाम फर्स्ट है निएंडरथल मैन, ठीक है। फर्दर उसका डेवलपमेंट हो गया तो क्रो मैग्नम मैन was evolved about 50,000 years ago,
आफ्टरवर्ड द इवोल्यूशन हैज फास्टर देन अर्लियर। ये इवोल्यूशन समझा।